बिजनेस डेवलपमेंट एंड माइंडसेट ट्रेनिंग में आप सभी का दोबारा से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपनी अपलाइन को इंट्रोड्यूस कैसे करें प्रॉस्पेक्ट से। बहुत सारे लोग ये चीज़ जाने-अनजाने में करते हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं करते। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हम एग्ज़ैक्टली किस तरीके से या क्या सोच होनी चाहिए हमारी अपलाइन को इंट्रोड्यूस करते समय, या अपलाइन को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जब अपलाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रहे हैं प्रॉस्पेक्ट के सामने, प्रॉस्पेक्ट को जोड़ने के लिए। क्योंकि जितनी अच्छी क्रेडिबिलिटी हमारी होगी या प्रॉस्पेक्ट की होगी, हमारे अपलाइन की जितनी अच्छी क्रेडिबिलिटी होगी उसके नज़र में, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि वो उनकी बात सुनेगा, उतना ही चांसेस है कि वो उनकी बात मानेगा और हमारे बिज़नेस में जुड़ेगा। तो अपलाइन का जो एक्सपीरियंस है, अमूमन क्या होता है कि लाइफ़ में आप अपने एक्सपीरियंस से आगे जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा व्यापार है, ये एक ऐसा बिज़नेस है, ये एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें आप किसी और के एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस में जोड़ लेते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने अगर कोई पढ़ाई-लिखाई शुरू की है, तो आप पढ़ाई-लिखाई में किसी और का एक्सपीरियंस नहीं जोड़ सकते। अगर आपने कहीं मतलब कहीं अगर आपने नौकरी करनी शुरू की है, तो वहाँ किसी और के एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस में नहीं जोड़ सकते। हाँ, आपको शायद वहाँ पर शुरुआती दिनों में काम को बताने वाला ज़रूर कोई होगा, लेकिन आपकी उतनी ज़्यादा मदद की नहीं जाएगी। अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो खुद बनानी है। आपको अगर तजुर्बा चाहिए तो आपको खुद गेन करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें आप किसी और के तजुर्बे को अपने तजुर्बे में जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर बनने के समय आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। अगर आप लॉयर बनते हैं, तो लॉयर बनने के दौरान भी आपको किसी दूसरे बड़े लॉयर के अंडर में काम करना पड़ता है और वहाँ से सीखना पड़ता है। सीखने का दारोमदार आपका होता है। मतलब सिखाने वाला तो आपको अपना काम करवाता है आपसे, लेकिन उस काम को करने के दौरान सीखने का दारोमदार आपका होता है। ठीक इसी तरह से चाहे वो अ, आप देख लीजिए आईएएस या आईपीएस की भी बहाली होती है जब, तो बहाली होने के बाद सबसे पहले उनको डेप्यूटेशन पे नहीं भेजा जाता, उनको सीधा जॉब पे नहीं भेजा जाता, उनकी पहले ट्रेनिंग होती है। उनको एग्ज़ाम पास करने के बाद उनकी ट्रेनिंग की जाती है और उस ट्रेनिंग के बाद वो सही जगह पर उनको बहाली उनकी की जाती है। ठीक इसी तरह से आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं, वो भी पढ़ाई करने के बाद वो उनकी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में, और फिर जाके वो मार्केट में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, जैसा भी उन्हें उचित महसूस हो। तो बाकी जितने भी प्रोफ़ेशंस हैं, उसमें कुछ बहुत ही कम समय के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उन्हें अपना काम करने दिया जाता है, काम करते-करते वो सीखते हैं। यहाँ पर लेकिन आपको जो भी जोड़ने वाले हैं, आपको जो जिसने भी इस बिज़नेस में लेकर आया है, उनका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज भी देखिए, अगर मैं किसी का भी एग्ज़ाम्पल लूँ तो उनके अपलाइन का एक्टिव सपोर्ट उनके साथ हमेशा बना रहता है। वो अगर कुछ भी करना चाहें तो वो अपलाइन से पूछ सकते हैं कि सर मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या ये कर रहा हूँ, इसका क्या आउटकम हो सकता है? तो अपलाइन अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि जो डाउनलाइन से ज़्यादा ही होगा, तो वो उनको बताते हैं कि मैंने भी ये करके देखा है, ये करने से मैंने और लोगों को ये करते हुए देखा है, तो ये करने से ये लाभ होता है, ये काम को इस तरह से करने से आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप देखिए ऑनगोइंग गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो अपलाइन के एक्सपीरियंस से आप एक अथॉरिटी बना सकते हैं। आप एक अपलाइन का जो प्रभाव है, अपलाइन का जो मतलब प्रेज़ेंस है, या अपलाइन का जो एक्सपीरियंस है, उससे आप एक बहुत ही मज़बूत जगह बना सकते हैं प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जिसको हम जानते हैं, वो कभी-कभी हमें हल्के में लेता है। वो कभी-कभी हमारी उतनी इज़्ज़त नहीं करता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? चिराग तले अंधेरा, वो हमें जानता तो है, लेकिन हमारी अच्छाइयों को जानने के साथ-साथ हमें हमारी कमियों को भी जानता है। तो क्योंकि वो हमारी कमियों को जानता है, इस वजह से वो हमारी बातों को इतनी ज़्यादा वैल्यू या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकता है कि ना दे। लेकिन जब हम वही काम अपलाइन के ज़रिए करते हैं, अपलाइन से बात करवाते हैं, अपलाइन से उनको मिलवाते हैं, पहले अपलाइन की भूमिका बनाते हैं,
तो क्या होता है कि सामने वाला ज़्यादा प्रबलता होती है सामने वाले को ये करने की, हमारी बात को मानने की, हमारी अपलाइन की बात को मानने की। तो सबसे पहले ये क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट, क्योंकि ये विश्वास का बिज़नेस है, जब तक सामने वाला विश्वास नहीं करेगा, तब तक शायद वो इस बिज़नेस में आगे ना बढ़े। तब तक शायद वो, जब तक हम पे विश्वास नहीं करता, अपलाइन पे विश्वास नहीं करता, तब तक हमारे द्वारा आने वाली बातों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा या समझ नहीं पाएगा या विश्वास नहीं कर पाएगा। अगर वो विश्वास नहीं कर पाता है तो उसको हम जोड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि बिना विश्वास के तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, है ना? आप भी देखिए कि आप भी जब इस बिज़नेस में जुड़े, तब इस प्रोडक्ट पे आपको विश्वास हुआ, तभी आप बिज़नेस में आगे बढ़े। आपको जब इस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास के साथ-साथ बिज़नेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर विश्वास हुआ, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास हुआ, तभी आप इस बिज़नेस में आगे बढ़े। उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बिल्ड करना, विश्वसनीयता पैदा करना प्रॉस्पेक्ट के मन में बहुत ज़रूरी है। और अगर वो आप खुद से नहीं कर सकते, तो आप अपलाइन की मदद ले सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। ये करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्ट को जानना पड़ेगा कि प्रॉस्पेक्ट्स की ज़रूरतें क्या है, प्रॉस्पेक्ट की रुचि किस चीज़ में है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस लाइन को बिलॉन्ग करता है, क्या वो अकाउंटेंसी की लाइन को बिलॉन्ग करता है, या उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, या उसने पॉलिटेक्निक कर रखी है, या उसने आर्ट्स की पढ़ाई कर रखी है। क्योंकि जाने-अनजाने में हमने जो पढ़ाई कर रखी होती है या हमारा जो जॉब होता है, वही हमारी मानसिकता को बनाता है। आप देखेंगे कि अगर कोई, मतलब मैं यहाँ सिर्फ़ उदाहरण ले रहा हूँ, मैं किसी जॉब को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा। अगर कोई मोची है, तो वो आते-जाते हर किसी का जूता देखता है। अगर किसी का कपड़े का व्यापार है, तो वो आते-जाते हर किसी के कपड़े देखता है। अगर किसी का की हजामत की दुकान है, तो वो आते-जाते हर किसी की हेयर स्टाइल देखता है, कि इसके बाल कैसे कटे हुए हैं, है ना? अगर कोई ब्यूटीशियन इंडस्ट्री से होता है या ब्यूटी केयर इंडस्ट्री से होता है, तो वो किसी का चेहरा देखकर ये भाँपने की चेष्टा करता है कि ये ब्यूटी के लिहाज से कितना अच्छा है, या इसने मेकअप कितना अच्छा कर रखा है, या इसने अपनी स्किन को कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है। तो जाने-अनजाने में जिस भी प्रोफ़ेशन में हम होते हैं, हमारी मानसिकता उस प्रोफ़ेशन के अनुसार ढल जाती है। तो अगर आप प्रॉस्पेक्ट की मानसिकता को बेहतर समझ पाएँगे, बेहतर अगर आपको उसके बारे में पता होगा, उसकी रुचियों के बारे में, उसकी ज़रूरतों के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, तो आप बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर पाएँगे, बेहतर तरीके से उससे डील कर पाएँगे और बेहतर तरीके से जान पाएँगे कि उसे क्या कहना है, कितना कहना है और किस तरह से उनको कहा जाएगा। इसके अलावा ये जानकारी क्या क्या करेगी कि आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको देने में मदद करेगी, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है, तो आप सारी की सारी चीज़ें तो उसको बताएँगे नहीं। आपको एक अनुमान हो जाएगा कि उसके मतलब की बात क्या-क्या हो सकती है और वो मतलब की बात ही आप उसको बताएँगे। तो क्योंकि आप उसको मतलब की बात बता रहे हैं, इस वजह से उसकी आपकी बात को इम्पोर्टेंस देने के चांसेस बढ़ जाएँगे। उसकी आपके बात को ट्रस्ट करने के चांसेस बढ़ जाएँगे। उसकी रुचि डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो आपको प्रॉस्पेक्ट के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए, एक रफ़ अंदाज़ा आपको प्रॉस्पेक्ट के बारे में होना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग सड़क पे खड़े होके भी प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, जैसे मैं भी एक समय में करता था। तो मैं जब लीफलेटिंग करता था, तो मैं लोगों का जूता देखता था। क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी के कैरेक्टर का परिचय उसके जूते से होता है। तो अगर मैं जूता देखता था, जूता चमकदार है, जूता वेल मेंटेन्ड है, तो मैं उसको लीफलेट देता था। तो मुझे लगता था कि ये स्टैंडर्ड आदमी है, क्योंकि इसका जूता बढ़िया है, जूता चमक रहा है और जो ऐसा-वैसा, जैसा-तैसा पहना हुआ है, उससे तो मैं बात भी नहीं करता था। वो एक समय की बात कर रहा हूँ। तो आपको अपलाइन के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या अचीवमेंट है, उनकी क्या यूनिक क्वालिटीज़ हैं, किस चीज़ में ख़ासियत है, उनका नेचर कैसा है और वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होती है, तो आपको दोनों को मिलाने में या आपको अपलाइन की भूमिका बाँधने में, अपलाइन के बारे में ग्रेविटी बिल्ड करने में, उनकी एक अच्छी छवि बनाने में, एक अच्छी छाप छोड़ने में आपको मदद मिलती है। और ये जितनी अच्छी तरह से आपको पता होगी, उतनी अच्छी छवि आप बनाएँगे अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने और आपके प्रॉस्पेक्ट के सामने जितनी अच्छी छवि आप अपनी अपलाइन की बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा अपलाइन की बातें वो मानेगा, उतना ही ज़्यादा अपलाइन की बातें वो इम्पोर्टेंस देगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ग्रेविटी बना रखी है। आप देखिए कि अगर आपका प्रॉस्पेक्ट यहाँ है और आपके अपलाइन यहाँ है, ऊपर ऊपर की तरफ है ना? ये प्रॉस्पेक्ट है आपका और ये आपकी अपलाइन है। अब क्योंकि अपलाइन जो है वो ऊँची पोज़ीशन में है प्रॉस्पेक्ट के मुकाबले, अब क्योंकि अपलाइन ऊँची पोज़ीशन पे है,
इसलिए हम अमूमन ऊँची पोज़ीशन वाले लोगों की बात सुनना पसंद करते हैं, मानना पसंद करते हैं और उस चीज़ का अनुसरण करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे से निचले स्तर पे है, तो कहीं न कहीं एक अभिमान हमारे मन में आ जाता है कि ये तो हम हमसे पढ़ाई-लिखाई में नीचे स्तर पे है, ये हमसे ओहदे में नीचे स्तर पे है, ये हमसे सामाजिक रूप से निचले स्तर पे है, तो हम इसकी बात क्यों सुनें? हम इसकी बात क्यों मानें? क्योंकि ये तो हमसे नीचे है। हमको इसकी बात मान के क्या फ़ायदा होगा, हम तो इससे ऑलरेडी ऊँचे स्तर पे हैं। तो इस वजह से आप जब अपलाइन की भूमिका बनाते हैं, अपलाइन की ग्रेविटी बनाते हैं, तो अपलाइन की का जो कद है, जो मानसिक कद है, वो उसकी नज़र में बढ़ जाता है। और जब मानसिक कद बढ़ जाता है, तो प्रॉस्पेक्ट उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाता है या उसकी उनकी बात मानना प्रॉस्पेक्ट के लिए आसान हो जाता है। आप आपने सुना होगा वेल बिगन इज़ हाल्फ डन। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है, तो आपका बाकी का काम तो समझ लीजिए मानो हो ही गया। तो आप जितनी अच्छी भूमिका बनाएँगे प्रॉस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन की उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब और भी कुछ चीज़ें जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आप एंटीसिपेशन तैयार कीजिए। आप देखेंगे कि कोई भी टीवी में ऐड आता है, वो भी एक जिज्ञासा पैदा करता है आपके अंदर कि ये क्या चीज़ है। आप देखिए कि कोई भी फ़िल्म का ट्रेलर भी आपके मन के अंदर जिज्ञासा पैदा करता है कि अरे आने वाले सीन में क्या होने वाला है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग डेली सोप देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें भी ये मतलब अंदर से जिज्ञासा पैदा करने की चेष्टा करते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ना? आप देखिए कि कोई भी चीज़ आने वाले समय में होने वाली कोई भी चीज़ जो आपको अनिश्चितता है, वो आपके मन में एक एक जिज्ञासा पैदा करती है। अगर कोई क्रिकेट का मैच होता है तो आपके मन में ये पैदा होता है कि कल कौन जीतेगा? कल कैसा खेलेगा मेरा फ़ेवरेट प्लेयर? तो ये जो इच्छा है जानने की वो आपको टीवी के सामने 4 घंटे तक बैठा के रखती है ना? तो ये एंटीसिपेशन आप अपलाइन के बारे में भी तैयार कर सकते हैं या आपकी अपॉर्च्युनिटी के बारे में भी तैयार कर सकते हैं। उनके सक्सेस के बारे में बता के, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बता के और ये बता के कि वो उनका तजुर्बा, उनकी पर्सनैलिटी और उनका जो नेचर है, वो कितना अच्छा है और उनसे बात करके, उनसे मिल के हर किसी को कितना फ़ायदा होता है। जब हम ये बताते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में ये एक छवि बनती है कि अगर और लोगों को उनसे मिलके बहुत फ़ायदा हुआ है, तो निश्चित तौर पे मुझे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एंटीसिपेशन उसे फ़ायदे की ललक, फ़ायदे का जो होने वाले फ़ायदे का की जो इच्छा है, उसको अपलाइन से मिलने के लिए बाध्य कर देती है या उसको इच्छुक कर देती है। उसकी इच्छा शक्ति को पैदा कर देती है। इसके अलावा पर्सनल कनेक्शन भी हमें बनाने की ज़रूरत है सामने वाले से। अपलाइन को इनवाइट करते समय या अपलाइन के साथ पर्सनल कनेक्शन उसका बन पाए। अच्छा आप भी दिल्ली में रहते हैं? अरे वो भी दिल्ली के ही हैं। वो भी आप जिस जगह रहते हैं उसी जगह के हैं। ये एक तरीका हुआ आपको उनसे सामंजस्य स्थापित करने का प्रॉस्पेक्ट और अपलाइन के बीच में। अरे आपने भी इंजीनियरिंग कर रखी है? अरे उन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है। अरे आपने मतलब गाड़ी ली है? अरे उन्होंने भी गाड़ी ली है, उन्होंने ये वाली गाड़ी ली। तो ये एक तरीका हुआ कि सामंजस्य स्थापित करने का क्योंकि जितना ज़्यादा सामंजस्य होगा क्योंकि देखिए ये 5 अलग-अलग चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि ये मान लीजिए ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा है पॉलिटिक्स। अगर किसी के पॉलिटिकल्स व्यू अगर समान होते हैं, तो वो ऐसे लॉक हो जाता है, मतलब ये आपस में मिल जाता है। अब मान लीजिए किसी का अगर स्पोर्ट्स भी मिल जाता है या किसी को साथ में किसी को मतलब अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी हो या उसकी स्कूलिंग हो या उसका शहर हो या उसका गाँव हो। आप देखेंगे एक ही गाँव के 2 लोग मिल जाते हैं शहर में, तो उन लोग के बीच में आपस में एकदम भाई-भाई जैसा प्यार हो जाता है, भाई-बहन जैसा प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ही इलाके से आते हैं, तो उनका रहन-सहन, चाल-ढाल, बोल-चाल वो सब काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है। इसकी वजह से तौर-तरीके ये सब कुछ मिलने की वजह से वो आपस में अच्छी तरह से बॉन्ड बना पाते हैं, आपस में अच्छी तरह से मतलब मिल पाते हैं। केमिस्ट्री में भी मुझे याद आया कि एक तरह के एक प्रजाति के जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है और आम ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो आप देखेंगे कि जब 2 लोगों के बीच में बॉन्ड बन जाता है अच्छा, तो वो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल। ये देखिए दोनों दोनों ये पाँचों उँगलियाँ लॉक हो गई ना, ये देखिए पाँचों उँगलियाँ लॉक हो गई। अब ए एक हाथ जहाँ लेके जाना चाहता है, वहाँ दूसरा हाथ जाएगा, क्योंकि लॉक हो गया ना।
अब लॉक हो गया तो जहाँ ये जाएगा वहाँ ही इसको जाना पड़ेगा। तो आप अपने पर्सनल कनेक्शन के थ्रू, अपनी पर्सनल स्टोरी के थ्रू आप जब अपने बारे में बताएँगे कि मुझे भी मतलब ये सम दिक्कत थी, तो मुझे तब इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने मेरी बड़ी मदद की इस प्रॉब्लम से निकलने में और इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की। तो ये जो आप ट्रांज़िशन की स्टोरी बताते हैं ना, आफ्टर बिफोर, प्रेज़ेंट, आफ्टर, मतलब पहले क्या दिक्कत थी, फिर मुझे इसके बारे में पता चला तो क्या हुआ, मैंने क्यों विश्वास किया और फिर विश्वास करने के फलस्वरूप मुझे क्या-क्या फ़ायदा हुआ। ये चीज़ अगर आप ट्रांज़िशन वाइज़ अपनी स्टोरी बनाकर बताते हैं, नहीं बनाई हुई है, तो आप सोचिए इस स्टोरी को आप कैसे बुन सकते हैं और बताने के लिए, और जो कि सच्ची भी होनी चाहिए। तो वो आप किस तरीके से सामने वाले के पास रखेंगे, क्योंकि एक तो स्टोरी लोगों को कनेक्ट करती है। लोग ज्ञान सुनने में बिलीव नहीं करते, लेकिन लोग स्टोरी सुनने में बिलीव करते हैं। तो जब आप बीती बताएँगे किसी को, तो उससे बहुत अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। इसके अलावा नेम एंड पोजीशन, अपलाइन का क्या नाम है, अपलाइन की क्या पोजीशन है, अपलाइन की क्या क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं या उनको कितने लोग सम्मान करते हैं, उनको कौन-कौन से सम्मान मिल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता रहेगी, तो ये सारी चीज़ें बताकर आप सामने वाले के मन में एक रिस्पेक्ट पैदा कर सकते हैं अपलाइन के लिए। आप देखते होंगे कि पहले के ज़माने में राजा-महाराजा आते थे तो संतरी खड़ा रहते थे और वो बड़ा लंबा-सा एक लाइन बोलते थे, बा-अदब, बा-मुलाहिज़ा, होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, तो पता नहीं ये, तो पता नहीं क्या, ये पधार रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। तो जो लोग पहली बार उस दरबार में आए हैं, उनको उस लाइन के द्वारा पता चल जाता था कि ये कहाँ-कहाँ इन्होंने कौन-कौन से अचीवमेंट किए हैं। इन्होंने तो वो उस लाइन में रहता था। तो ये एक भूमिका बनाने का तरीका है ना? तो आप भी इस तरह से अगर अपलाइन की भूमिका बनाते हैं, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं प्रॉस्पेक्ट के सामने, तो प्रॉस्पेक्ट का विश्वास मानने का कारण बढ़ जाएगा। प्रॉस्पेक्ट के आपकी बात को विश्वास करने का, आपकी अपलाइन की बात को विश्वास करने का कारण और भी बढ़ जाएगा। और क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उन्होंने किस कंपनी में काम किया है, अगर कोई जॉब उन्होंने किया है तो वो कहाँ किया है, कितना एक्सपीरियंस है उनको जॉब में, उन्होंने वहाँ क्या-क्या सीखा, उनके खास अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं उस कंपनी में। तो ये अचीवमेंट्स को हाइलाइट हम कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके सेल्स के माइलस्टोन क्या हैं, कितने साल हुए उनको कंपनी में। ये सारी चीज़ें बताने से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्ट के पास अपलाइन के बारे में होती है, उतनी ज़्यादा विश्वसनीयता पैदा होती है। आप देखिए, आप मोबाइल खरीदने से पहले भी आप मोबाइल के बारे में जानते हैं, तभी आप विश्वास करते हैं कि वो मोबाइल अच्छा है। अगर मैं आपको किसी को बोलूँगा कि आप ले लो मोबाइल लीजिए, ले लो एक ब्रांड है मोबाइल का, मतलब है नहीं, मैं बना रहा हूँ ऐसे ही। ले लो मोबाइल, आप ले लीजिए, ले लो मोबाइल। तो आपके मन में सबसे पहले ये ख़्याल आएगा, यार इसका तो नाम भी कभी नहीं सुना। अरे! ये पता नहीं कैसा होगा, कहाँ बना होगा, पता नहीं इसकी सर्विसिंग कहीं मिलेगी भी या नहीं, पता नहीं ये कुछ फ़ायदा करेगा भी या नहीं। तो आपको दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रहेगी। तो जब तक आप शंका रहेगी आपके दिमाग में, तब तक आप वो ले लो मोबाइल लेने वाले नहीं हैं। है ना? तो जब आपके मन में एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि नहीं ये मोबाइल अच्छा है, तभी आप लेंगे, और ये विश्वास तो जानकारी से ही पैदा होगा, बिना जानकारी के तो पैदा होगा नहीं। इसकी वजह से हम मोबाइल के फीचर्स जानते हैं, लैपटॉप के फीचर्स जानते हैं, एसी के फीचर्स जानते हैं, लेने से पहले टीवी के फीचर्स जानना जानना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से हम किसी से पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं, तो उससे भी हम कुछ उसके बारे में कुछ जान लेते हैं तभी बनाते हैं, है ना? इसके अलावा रेलेवेंस टू द प्रॉस्पेक्ट भी ध्यान में रखिए कि जो भी जानकारी हम अपलाइन के बारे में दे रहे हैं, वो उसके काम की है भी या नहीं। अगर आप कह रहे हैं ये नासा में साइंटिस्ट हैं और ये बहुत बड़े तीसमार खान हैं, अच्छा उसका नासा के साइंटिस्ट से कोई लेना-देना नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ मिलेगी नहीं। आप देखिए कि ये अपलाइन है और ये प्रॉस्पेक्ट है। ये दोनों मिलेंगे नहीं, ये दोनों मिलेंगे नहीं अगर ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा तो ही मिलेगा, एकदम समान होना चाहिए मिलने के लिए। थोड़ा भी ऊपर-नीचे होगा तो ये मिस हो जाएगा, हाँ, मिलेगा नहीं ये दोनों हाथ, है ना? तो आपके प्रॉस्पेक्ट का रेलेवेंस, उसकी नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस और उसकी सारी की सारी लाइफ से जुड़ी हुई कोई कड़ी को हमें बता कर के अपलाइन के बारे में बताना है। इसके अलावा हमें ये भी करना है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कनेक्शन करने की, दोनों को जब हम इंट्रोड्यूस करें तो अपलाइन के बारे में बड़े अदब से हम उनको अपलाइन से मिला सकते हैं, और अपलाइन से मिलाने के बाद हम प्रॉस्पेक्ट को भी अपलाइन से फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम, जिसमें हम इनकरेज करते हैं प्रॉस्पेक्ट को अपने बारे में बताने के लिए, और उनको
जब हम बिज़नेस के बारे में या अलग-अलग चीज़ों के बारे में उनको कैसा लगा है, ये जब उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप बोलिए, बात करिए कुछ। कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं, कुछ ऐसी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जिसमें प्रॉस्पेक्ट कुछ-कुछ बोलना शुरू करे। क्योंकि जब तक अपने मन की बात को वो हमारे सामने बताएगा नहीं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि वो सोच क्या रहा है। इसलिए उसको बुलवाना है, उसको हमें कुछ ऐसा बोलना है अपलाइन के सामने ताकि वो अपने मन की बात हमें हमारे साथ शेयर करे। और मन की बात अमूमन लोग तब शेयर करते हैं जब उनको वो थोड़ा घुल-मिल जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि सामने वाला घुल-मिल जाए थोड़ा, उसके बाद आप उससे बात करेंगे तो उसके बाद मतलब आप उससे उसके मन की बात पूछेंगे तो वो डेफ़िनिटली जवाब देगा। इसके अलावा आपको इन्वॉल्व करना है प्रॉस्पेक्ट को, इनकरेज करना है कि वो सवाल पूछे, इनकरेज करना है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे, अपने डाउट्स को शेयर करे और टू वे कम्युनिकेशन हो, दोनों तरफ से बातचीत हो। प्रॉस्पेक्ट भी कुछ बात करे, अपलाइन भी कुछ बात करे, इस चीज़ को आपको सुनिश्चित करना है। आपका यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइडर का काम है, आपको दोनों को बातचीत करवाकर आपको सुनना है। जैसे अकबर बादशाह के 9 रत्न थे, वो क्या करते थे, खुद तो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने राजपाट सँभाला था। तो वो क्या करते थे कि 9 रत्नों को बैठाते थे और वो बातचीत करते थे अपने टैलेंट के बारे में या अपनी कला के बारे में वो प्रस्तुतिकरण करते थे। और अकबर बादशाह उनकी बात को सुनते थे, समझते थे और सुनते-सुनते, समझते-समझते अकबर बादशाह की बहुत अच्छी अ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और बहुत अच्छी सूझबूझ डेवलप हो गई। तो आप भी इसी तरीके से आपको उन दोनों को पास में लाना है और दोनों की आपस में बातचीत करवानी है, बातचीत होना शुरू करनी है। कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं ताकि वो टू वे कम्युनिकेशन हो पाए, दोनों एक-दूसरे से अच्छी तरह से दिल खोल के बात कर पाएँ, अपने मन की बात बता पाएँ, अपनी शंका बता पाएँ, अपने कंसर्न्स बता पाएँ, अपने ड्रीम्स बता पाएँ, अपने डिज़ायर्स बता पाएँ, सारी चीज़ें साफ-साफ बता पाएँ। इस तरह का माहौल आपको बनाना है और ये आपका काम है। जितना अच्छा आप ये काम करते हैं, उतना ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट को सिक्योर फ़ील होगा। आप देखिए हर कोई सिक्योर फ़ील होना चाहता है। आप आप फाइनेंशियली सिक्योर फ़ील होना चाहते हैं। अगर हमारे घर की कोई महिलाएँ हैं, तो वो कहीं बाहर जाती हैं, तो वो ऐसी जगह जाना चाहेंगी जहाँ वो सिक्योर फ़ील होती हैं। जानवर भी ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ वो सिक्योर फ़ील हो सकता है। हम भी ऐसा ही खाना खाना पसंद करते हैं, जिसको खा के हम स्वस्थ महसूस कर सकें। तो हम भी खाने-पीने के मामले में भी हम सिक्योरिटी ढूँढते हैं। मतलब पहनने-ओढ़ने के चीज़ में भी हम सिक्योरिटी ढूँढते हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ पहने जिसमें हम अच्छे लगें और हमारी छवि अच्छी हो और एकदम सिक्योर छवि महसूस हो। तो क्या है कि हर कोई सिक्योरिटी ढूँढता है, अपने-अपने लेवल पे। तो अभी क्या है कि आप प्रॉस्पेक्ट भी अपनी सिक्योरिटी ढूँढेगा, तो प्रॉस्पेक्ट को सिक्योर महसूस कराना आपका काम है। सिक्योर कैसे महसूस कराएँगे आप? उसको ये पता होना चाहिए कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जुड़ने के लिए। आप उसको किसी चीज़ के लिए बार-बार आग्रह नहीं करेंगे क्योंकि उसको वर्बल ज़बरदस्ती कहते हैं। अगर आप बार-बार किसी को बोलते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप मेंटली उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मानसिक रूप से आप उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप कोई निर्दिष्ट चीज़ को करिए। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए, उसके अंदर इच्छा पैदा होनी चाहिए कि यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये मुझे भी करनी चाहिए। ये चीज़ अपलाइन की मदद से कर सकते हैं अगर आप अपलाइन को सही तरीके से इंट्रोड्यूस करें तो। इसके अलावा सबमिशन की बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ी पावर होती है। सबमिशन का पावर का क्या मतलब हुआ, हम लोग कहीं न कहीं हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जब पैदा हुए तब हमने अपने मम्मी-पापा को सबमिट किया। सबमिट यानी कि अ मतलब एक तरह का समर्पण, आत्मसमर्पण नहीं, समर्पण। आप देखिए कि हमारा कल्चर ऐसा है, भारतीय सभ्यता ऐसी है कि जिसमें समर्पण बताया गया है। हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने माता-पिता को समर्पित होते हैं। वो जो बोलते हैं हम वो करते हैं। जिस तरह से हमें गाइड करते हैं, उस तरह से हमारा जो भी बचपन से हम जो भी सीखे हैं, वो माँ-बाप के प्रति समर्पित थे इसीलिए सीखे हैं। हम अगर वो जो भी हमें गाइड करते हैं, हम बोलते हैं, "वाह! हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अरे! मुझे अच्छा नहीं लगता है।" अगर हम हर चीज़ में रेज़िस्ट किए होते तो मतलब हमारा काम नहीं बनता, हम सीखते नहीं। फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर को सबमिट करते हैं। कभी कोई हमारा अच्छा दोस्त होता है तो उसकी राय हम लेते हैं, उसकी बात को हम मानते हैं। कभी हम जब जॉब को जॉइन करते हैं तो जॉब जॉइन करने पर जो बॉस होते हैं उनको हम सबमिट करते हैं। है ना? समर्पित होते हैं, जो वो बोलते हैं वो हम करते हैं ना? फिर हमारे बचपन में दोस्त होते हैं, वो जो बोलते हैं हम करते हैं। फिर हमारे स्कूल में जो टीचर होते हैं, वो जो बोलते हैं हम करते हैं।
फिर जब शादी हो जाती है तो जो वाइफ़ बोलती है वो हम करते हैं। ख़ैर ये तो मज़ाक की बात हो गई। लेकिन समर्पण जो है वो ज़रूरी है। जब आपको लाइफ़ में कुछ करना है या कहीं मुक़ाम हासिल करना है, तो किसी न किसी को तो फ़ॉलो करना पड़ेगा। किसी न किसी के दिशा-निर्देश को तो मानना पड़ेगा। आप देखिए कि आप अ, गूगल का जो मैप है उसको भी सबमिट करते हैं। ये जो भी दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। ये मानते हैं, विश्वास करते हैं तभी तो उसका नेविगेशन मानते हैं। जब आप मोबाइल लेते हैं तो आपको पता होता है कि ये एप्पल का मोबाइल अच्छा है। आप सबमिट करते हैं कि हाँ, ये मोबाइल अच्छा है, विश्वास मानते हैं, तभी करते हैं। तो आपको भी सबमिशन का बहुत, बहुत, बहुत बड़ा पावर होता है क्योंकि जब आप किसी को सबमिट करते हैं, तो दारोमदार सामने वाले का है कि आपकी नैया पार लगाए, दारोमदार सामने वाले का है कि आपको सक्सेसफुल करे, दारोमदार या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कार्यभार है, वो सामने वाले का हो जाता है। आप जैसे मान लीजिए अब माइथोलॉजिकली भी इस चीज़ को अगर देखें, तो जो भी मतलब भक्त होते हैं, वो अपने जो आराध्य होते हैं, उसके प्रति समर्पित होते हैं। अगर कोई इस्लाम को मानने वाले होते हैं, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनको सबमिट करते हैं। उनकी लाइफ से जो सीख मिलती है, वो चीज़ वो करते हैं। और आप देखिए कि जो लोग बौद्ध हैं, वो लोग गौतम बुद्ध ने जो-जो किया, जो-जो संदेश दिया, उस हिसाब से वो लोग अपनी लाइफ को लीड करने की चेष्टा करते हैं। जो जैनी हैं, वो लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर ने जो भी बातें कही थी, उसको मानने की चेष्टा करते हैं, उनको सबमिट करते हैं। जो हमारे ईसाई भाई-बहन हैं, वो जो जीसस क्राइस्ट ने जो कहा या जो सेकंड टेस्टामेंट, फर्स्ट टेस्टामेंट बाइबल में जो सीख दी गई, उसको सबमिट करते हैं। वो उसको क्वेश्चन नहीं करते, सवाल नहीं पूछते कि ये यहाँ ऐसा क्यों है? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो जो भी लिखा है, उसको शाश्वत मानने की चेष्टा करते हैं। जो लिखा है, उसको डाउट नहीं करते। जैसा है, वैसा वो मानते हैं। हिंदू धर्म में भी कुछ लोग शिव जी को मानते हैं, कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा जी को ऐसे अलग-अलग कुछ लोग देवी शक्ति को मानते हैं। तो जिसको भी मानते हैं, उसको पूरा समर्पण करते हैं। एकदम बिल्कुल समर्पित होते हैं, तो क्या होता है कि जब समर्पण होता है, तो एनर्जी हमारे पास आती है। हम जब आप देखेंगे कि पहले राजा-महाराजाओं के जो बच्चे होते थे, वो ऋषि-मुनियों के आश्रम में जाते थे कुछ सीखने के लिए, शिक्षा अर्जित करने के लिए। तो वो लोग अगर सबमिट नहीं करेंगे, तो विद्या आएगी ही नहीं। आपको समर्पित होना होगा, तभी जाके आपके पास विद्या आएगी। आपको समर्पित होना होगा, तभी सामने वाले का एक्सपीरियंस आपके लिए काम करेगा। हमारे काम में क्या होता है कि हम अपलाइन को सबमिट पूरी तरह से नहीं कर पाते। कहीं न कहीं हमें लगता है कि नहीं, अपलाइन कुछ गलत कर रही है। हमें लगता है अपलाइन अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रही है। पर ये बिज़नेस ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है कि अपलाइन का फ़ायदा हमारे फ़ायदे में जुड़ा होता है। इस वजह से अपलाइन कभी भी जाने-अनजाने में भी हमारा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे नुकसान में उनका खुद का नुकसान हो जाता है ना? तो आपको सबमिट करना है। देखिए, अगर मान लीजिए, आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आपका अगर बच्चा है और आप घर से बाहर जा रहे थे सुबह, आपने बच्चे को बोला कि बेटा टाइम से पढ़ लेना और टाइम से खाना खा लेना, टाइम से सो जाना, होमवर्क कर लेना और अगर लेट हो जाए तो मतलब दोपहर में सो जाना, और अगर मैं मुझे लेट हो जाए तो अपना खाना रात का भी निकाल के खा लेना। अब जब आप घर पे आते हैं, तो आप देखते हैं कि ना सिर्फ़ बच्चे ने टाइम से खाना खाया, ना सिर्फ़ बच्चा दोपहर में सोया, ना सिर्फ़ बच्चे ने अपना होमवर्क किया, बल्कि घर में कोई आया तो उसको अटेंड भी किया उसने, जो मैसेज आया था वो भी ले लिया। और बच्चे ने अपने रूम की सफाई भी कर ली, घर की थोड़ी बहुत सफाई भी कर ली, और बच्चा एकदम गुड बॉय की तरह मतलब बिहेव किया है। अगले दिन जब सुबह वो बच्चा उठेगा, तो आपका कितना प्यार आएगा आपके मन में। आपको लगेगा, अगर वो 1 टॉफ़ी माँगेगा तो आपका मन करेगा 3 दे दें। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पास ताकत है अब आपके ऊपर। दैट किड हैज़ पावर ओवर यू। आप देखिए कि आपने, क्योंकि वो बच्चे ने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो अब जब बच्चा आपसे टॉफ़ी माँगेगा, 1 टॉफ़ी माँगेगा, तो आपका दिल करेगा 3 दे दें। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने आपने जो-जो बोला वो किया। इस वजह से अब बच्चा आपके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। आप देखिए कि अगर कोई आपको चाय पिलाएगा किसी दिन या नाश्ता कराएगा, तो आपको मन करेगा कि आप भी उसको कभी न कभी चाय नाश्ता करा दें। अगर कोई आपको अपने घर बुला के अच्छी तरह से इज़्ज़त देगा, तो आपको भी आप जाते-जाते बोलेंगे कि आप भी हमारे घर आइए भाई साहब कभी। तो आप भी रिटर्न करना चाहेंगे उस फ़ेवर को, क्योंकि सामने वाला अभी आपके ऊपर एक फ़ेवर कर चुका है, आपको बुलाकर खिला चुका है। अब आप चाहेंगे कि वो फ़ेवर लौटा दें। तो ये जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं,
तो क्या होता है कि आपके पास ताकत है, उसको मतलब आप जो भी कहेंगे उसको करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिए कुछ कर चुके हैं। तो ये सबमिशन का पावर है। आप जब किसी की बात मानते हैं तो सामने वाले के ऊपर दारोमदार है कि आपको जो चाहिए वो आपकी बात मानने के दौरान आपको मिले। तो ये लीडरशिप भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबमिट करते हैं तभी आप लीडर बन सकते हैं। आप देखिए कि जो जो भी आज लीडर है, जो भी आज किसी को और को सिखा रहे हैं, उन्होंने भी कभी अच्छी तरह से सीखा होगा और सीखने के लिए उन्होंने सबमिट किया होगा, सेमिनार्स में गए होंगे, ट्रेनिंग्स में गए होंगे, उन्होंने नोट्स बनाए होंगे। और जब आप सबमिट नहीं करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से कंट्रोल लूज़ करते हैं और रस्सी आपके हाथ से छूट जाती है। क्योंकि कभी-कभी आपके दिमाग में एक टग ऑफ वार रस्सी खींचने का कॉन्टेस्ट चल रहा होता है, जैसा कि अभी यहाँ पर चल रहा है आपके स्क्रीन के सामने। आपका दिमाग हमेशा आपके साथ ये खींचातानी का खेल चलता रहता है कि इसकी बात को मानूँ या ना मानूँ, मानूँ या ना मानूँ, मानूँ या ना मानूँ। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि आप बात को कहीं न कहीं डाउट में रहते हैं, नहीं मानते हैं और ये नहीं मानने में आपका बहुत समय समय बर्बाद हो जाता है, आपकी बहुत ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। तो आप ये सबमिट करने की ताकत को अगर आप समझेंगे और अगर आप समर्पित भाव से अगर आप अपनी अपलाइन को, अपने बिज़नेस को और अपने प्रोडक्ट्स को अगर अपने साथ सम्मिलित करेंगे, अपने साथ रखेंगे, तो इससे आपका बहुत आगे चल के फ़ायदा होगा। अब देखिए क्या है कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक सिस्टम के ऊपर काम करता है और हमारे बिज़नेस में और किसी भी और दुनिया के बिज़नेस में, काम में ये फ़र्क है कि हमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर पैसे दिए जाते हैं। अगर हम प्रोडक्टिव हैं, तो हमें पैसे मिलेंगे, प्रोडक्टिव नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। आम तौर पे जो लोग नौकरी करते हैं उनको ऐसा लगता है कि काम करेंगे तो भी पैसा आएगा क्योंकि नौकरी है और काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये गलत धारणा है। अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको पिंक स्लिप पकड़ा दी जाएगी और उनको कहा जाएगा कि भई कल से काम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। है ना? काम नहीं करेंगे तो कोई भी आपको टीका लगा के पैसा नहीं देगा। आप उनके जमाई बाबू नहीं हैं, आप उनके जमाई राजा नहीं हैं। है ना? तो आप ये एक ऐसा सिस्टम है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज़्यादा पैसे आएँगे, कम प्रोडक्टिविटी होगी तो कम पैसे आएँगे। ये काम एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का काम है, रेनेटस बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, जिसमें हमारा इतना विश्वास है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, हमारी क्वालिटी के साथ प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा। तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, हमारे काम के ऊपर निर्भर करता है। अब कंपनी, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान का सिस्टम हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक असेंबली लाइन की तरह है। जैसा कि आपके ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक असेंबली लाइन होती है, जिसमें मैकेनाइज़्ड प्रोसेस होता है, मशीन का प्रोसेस होता है, जिसमें हर चीज़ होती रहती है अपने आप और देखने वाले को सिर्फ़ इंस्पेक्शन करना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट के आप तक पहुँचने का एक सिस्टम है, मार्केटिंग प्लान का एक सिस्टम है, पैसे आपके पास आने का एक सिस्टम है। आप जब क्वेरी जनरेट करते हैं या टिकट रेज़ करते हैं, उसको रिज़ॉल्व करने का एक सिस्टम है। आपकी मदद करने के लिए कॉल सेंटर का एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम है, ट्रेनिंग का एक सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ों के सिस्टम अलग-अलग तरीके से आपके बीच में मौजूद हैं। अब ये अलग-अलग चीज़ का अलग-अलग ताकत होती है, ये अलग-अलग असेंबली लाइन्स की तरह हैं हमारी बिज़नेस रूपी फैक्ट्री के अंदर। तो हर असेंबली लाइन का अपना अलग-अलग फ़ायदा है। ट्रेनिंग के लाइन का अलग फ़ायदा है, सॉफ्टवेयर की लाइन का अलग फ़ायदा है, कॉल सेंटर वाली लाइन का अलग महत्व है। और जो हमारे पास पेमेंट आता है, जो अकाउंट्स की टीम है हमारी, जो बैक ऑफिस की टीम है, लॉजिस्टिक टीम है, इवेंट्स की टीम है, सबका अपना-अपना अलग-अलग रोल है ना? जैसे हमारा शरीर है, शरीर में किडनी का अलग रोल है, हार्ट का अलग रोल है, ब्रेन का अलग रोल है, लिवर का अलग रोल है ना? ठीक उसी तरह से हर अलग-अलग ऑर्गन का रोल है और वो सब ऑर्गन मिल करके एक शरीर का गठन करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अलग-अलग, अलग-अलग बहुत सारी चीज़ें हैं और हर किसी का अपना-अपना रोल है। ठीक उसी तरह से आपके अपलाइन का भी एक रोल है, आपका भी एक रोल है। इसी तरह से अपलाइन का रोल है आपको बताना, फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना, आपको सही समय पर सही जानकारी देना और आपको काम करने में कोई अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को दूर करना। आपके अपलाइन का काम है एक टीचर जैसा। आप देखेंगे आपके गणित पढ़ाने वाले आपके जो मास्टर जी हैं, वो आपको कभी भी आपका गणित का सवाल हल करके नहीं देते। वो आपको बताते हैं कि ये कैसे हल होगा, हल आपको करना होता है। क्योंकि जब आप करते हैं तभी आप मतलब आप पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में आगे जाते हैं। अगर वो आपका सवाल हल कर देंगे गणित का तो आप आगे नहीं जाएँगे। आपको अगर आगे जाना है तो आपको अपने गणित का सवाल खुद हल करना पड़ेगा, है ना? तो ठीक उसी तरह से हर किसी का एक रोल है, आपके टॉप सीनियर का रोल अलग है, आपके अपलाइन का रोल अलग है, आपका रोल अलग है।
तो कभी ये मत सोचिए कि अपलाइन का क्या काम है, अपलाइन क्या करता है, सारा काम तो हम करते हैं। अपलाइन के पास टीम है मैनेज करने के लिए, कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत आती है, तो वो अपलाइन का सहारा लेते हैं। अब वो चाहे सेमिनार करने में सहारा लेना हो, चाहे एज़ अ स्पीकर सहारा लेना हो, चाहे वो इनकम दिखाने में सहारा लेना हो, चाहे वो काउंसलिंग करने में सहारा लेना हो। आप देखिए कि श्री कृष्ण जी ने तो महाभारत में कोई अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन फिर भी जीत गए ना, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस दिया, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि उन्होंने पग-पग पे जो पांडव थे उनको बताया कि कब, कैसे, क्या करना है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप जब इस बिज़नेस में 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बिता चुके होंगे, तब आपको पता चलेगा कि सही गाइडेंस से कितना समय बचता है और गलत गाइडेंस से कितना समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और क्रेडिबिलिटी भी बर्बाद होती है। तो आपकी अपलाइन का और ये जो पैसा मिल रहा है, वो ये सिस्टम से पैसा आ रहा है। पैसा किसी के भी पास, चाहे मेरे पास भी पैसा आ रहा है तो कंपनी से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ रहा है तो कंपनी से आ रहा है। पैसा कोई डाउनलाइन अपलाइन को नहीं दे रहा है। ऐसा होता है क्या कि मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ तो मैं अपने अपलाइन को कुछ एनईएफटी कर देता हूँ, आरटीजीएस कर देता हूँ। अपलाइन को कुछ गूगल पे, फ़ोन पे कर देता हूँ मैं। तो पैसा क्या मैं अपलाइन को देता हूँ? एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और कंपनी से पैसा आता है। जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। कम काम करेंगे, कम पैसा आएगा, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा पैसा आएगा। तो क्या अपलाइन की टीम में मात्र मैं हूँ? नहीं, और भी लोग हैं उनकी टीम में। तो वो सारे लोग मिलकर के जो जो काम करते हैं और अपलाइन का काम है फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलें, इस चीज़ को सुनियोजित करना और सुनिश्चित करना। ये अपलाइन का काम है, तो हर किसी का अपना-अपना रोल है। जैसे मान लीजिए अगर आपको नाखून अगर इस उँगली का अगर आपका निकल जाए, सिर्फ़ इस उँगली का, तो आपका पूरा हाथ काम नहीं कर पाएगा, ज़ोर नहीं लगा पाएँगे, कोई वज़न नहीं उठा पाएँगे आप, कोई भी चीज़ पानी लगेगा तो दिक्कत आएगी। तो आप देखिए नाखून में चोट लगने की वज़ह से पूरे हाथ में दिक्कत आने लगती है। ठीक उसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपको अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो अपलाइन आपको मदद करेगी उस चीज़ में। उनका काम है आपकी मदद करना, आपको सिखाना और आपको बिज़नेस में आगे बढ़ाना। तो कुछ रोल उनका है, कुछ रोल आपका है। तो वो अपना रोल निभा रहे हैं, कंपनी उनको उनका रोल निभाने का पैसा दे रही है और आपको आपका रोल निभाने का पैसा दे रही है। तो कोई भी ये इस गुमान में ना रहे कि हमारे काम करने से अपलाइन के पास पैसा आ रहा है। हमारे काम करने से नहीं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी हो रही है तो कंपनी पैसा दे रही है। पैसा हम अपने पास से नहीं दे रहे हैं। अपने बैंक अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। पैसा कंपनी के पास से उनके पास आ रहा है क्योंकि उन्होंने टीम बनाई है, क्योंकि उन्होंने सुनियोजित तरीके से चलाया है। कुछ लोग सही तरीके से नहीं चला पाते तो उनको फिर दिक्कत भी आती है। तो आपको सही तरीका जानना है कि कैसे चलती है टीम और आगे बढ़ना है उसको लेकर के। इसके अलावा ये प्रोडक्टिविटी का बिज़नेस है, आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, तभी आपके ड्रीम्स फुलफ़िल हो सकते हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, समय किसी के लिए भी नहीं रुकेगा। आज के दिन में अगर कोई आपका घोड़ा ले ले, गाड़ी ले ले, बैंक बैलेंस ले ले, ज़मीन-जायदाद ले ले, तो आप दोबारा से उसको कमा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपका समय चुरा ले, कोई आपका समय ले ले, तो आप उस समय को दोबारा से वापस नहीं ला सकते। तो आप जो समय इस बिज़नेस को दे रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस में समय तो देते हैं, लेकिन काम भी कुछ नहीं होता। वो इधर-उधर मंडराते रहते हैं, ना प्लान दिखाते हैं, ना लोगों से प्रोडक्ट की बात करते हैं। लेकिन जब पूछते हैं उनसे कि क्या करते हो? तो वो कहते हैं, "हम तो रेनेटस करते हैं जी।" पर रेनेटस में करते क्या हैं? प्लान तो दिखाते नहीं, प्रोडक्ट भी किसी को देते नहीं और इधर से उधर घूमते रहते हैं, लोगों से ऐसे ही इधर-उधर की बात करते हैं और कहते हैं, "हम तो रेनेटस करते हैं।" अरे भई, ये किस तरह का रेनेटस हुआ भैया? तो आपको अगर अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको ड्रीम्स को अचीव करना है तो। आपकी ड्रीम्स का जो डेस्टिनेशन है वो आपके कंफर्ट ज़ोन के बाहर है। तो आपको अगर अ, अचीव करना है कुछ तो आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे बिज़नेस मॉडल का सिस्टम यही है कि ज़्यादा काम तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा पैसा और जितना कम काम, जितना कम काम उतना कम पैसा। तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए या कम पैसा चाहिए निर्धारित आपको करना है ना? जिसके लिए हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा। लोगों से बात करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के बारे में, लोगों से बात करनी पड़ेगी हमें बिज़नेस के बारे में, लोगों से बात करनी पड़ेगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उनके खुद के बारे में। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, बात करने से ही बात बनेगी। तो आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहते हैं टू रिमेन स्टडी इज़ टू लूज़ ग्राउंड अगर आप वहीं खड़े रहे जहाँ पे आप कल खड़े थे, तो और लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया आगे जा रही है, तो आप अगर वहीं खड़े रहेंगे तो आप पिछड़ जाएँगे। तो अगर आप
बहुत बड़े लेवल पर भी हैं मार्केटिंग प्लान में और आप वहीं खड़े रहते हैं, तो और लोग आगे आएँगे और आप पीछे चले जाएँगे, है ना? दूसरी बात कि अगर आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही किसी कारणवश, तो आप उसी बंदे के ऊपर निर्भर क्यों हैं? आप किसी और को जोड़ लीजिए। यहाँ पर आपको किसी ने रोक के तो रखा नहीं कि आप और लोगों को जोड़ नहीं सकते। आप तो निश्चित तौर पे और लोगों को जोड़ सकते हैं। आप और लोगों को जोड़ना शुरू करिए। तो इफ यू कैन नॉट चेंज द टीम, यू हैव टू चेंज द टीम। अगर आप टीम में आप बदलाव नहीं ला पा रहे, तो टीम को ही बदल दीजिए। टीम के अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे, तो आप टीम को ही बदल दीजिए। आपके अंदर इतना वीर्य होना चाहिए, आपके अंदर इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि आप नई टीम बना सकें। क्योंकि ये बिज़नेस फ्रेश ब्लड का है। जब तक फ्रेश ब्लड आपके सिस्टम में नहीं आएगा, तब तक आपका काम उतनी स्पीड में नहीं चल पाएगा। तो आपको फ्रेश ब्लड चाहिए। टीम में लोग अगर आपकी बात किसी कारणवश नहीं भी सुन रहे, समय नहीं दे रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, लोगों से बात नहीं कर रहे, तो आप टीम में नए लोगों को जोड़िए। अपना असेसमेंट करना, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, वो मतलब पुलिस में, मिलिट्री में तैयारी करते हैं जाने की, तो वो लोग दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और टाइम नोट करते हैं कि कितने समय में मैं कितना दौड़ पा रहा हूँ। तो टाइमिंग अगर नहीं रहेगी, तो वो खाली दौड़ लगाने से उनकी तैयारी पूरी नहीं होगी। आप देखिए कि कुछ लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं जब पढ़ाई-लिखाई करते समय, तो वो लोग 3 घंटे के अंदर-अंदर टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एग्ज़ाम में भी 3 घंटे ही मिलेंगे, तो उनकी रियल टाइम प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको अपने बिज़नेस का असेसमेंट करना है कि आप जहाँ जाना चाहते थे, वहाँ तक आप पहुँचे हैं या नहीं? या आप जिस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा ठीक भी है या नहीं? वो प्रोसेस ठीक भी है या नहीं? या उसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है? एक होमिंग मिसाइल होती है, जो कि जीपीएस ट्रैकर होता है उसमें, और वो जीपीएस के द्वारा ट्रैक कर सकती है कि उसका जो टारगेट है, उसका मूवमेंट कहाँ-कहाँ है। अगर टारगेट मूव कर रहा है, तो वो भी मूव करेगी टारगेट के हिसाब से और जाके वहीं हिट करेगी जहाँ पर टारगेट है। ब्रह्मोस मिसाइल भी कुछ इसी सिस्टम के ऊपर चलती है। वो जहाँ उसका टारगेट होता है एग्ज़ैक्टली वहीं जाकर के वो हिट करेगी। तो आपका भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं, तो काम करने के दौरान कुछ अड़चनें आती हैं, कुछ बाधाएँ आती हैं, कुछ असुविधाएँ होती हैं। तो उस असुविधा में कभी-कभी हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, तो ट्रैक चेंज हो जाता है कभी-कभी। तो ये जो ट्रैक चेंज होता है, इसको रोकने के लिए आपको समय-समय पर अपने आप को चेक करना चाहिए, जिसको कि योगेश सर सिंह अवलोकन कहते हैं। आप असेसमेंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप किस जगह जा रहे हैं। कहते हैं अगर आप कहाँ जा रहे हैं यही नहीं पता, तो आप मतलब इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग देन यू विल एंड अप नोवेयर। आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएँगे अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो आपको कहाँ जा रहे हैं, इसको ट्रैक करने के लिए आपको अपनी ट्रैक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि आज की डेट में मेरे साथ कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आज की डेट में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कितने कस्टमर हैं। तो आपको हफ सप्ताह दर सप्ताह आपको एक टारगेट लेना है कि अगर मेरे टीम में डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या 4 है और उन टोटल मिला के 4 लोगों के पास 10 कस्टमर हैं। तो अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास 5 डिस्ट्रीब्यूटर हों और मेरे पास 10 की जगह पर 12 कस्टमर हों। तो उस हफ्ते का 4 लोगों का टारगेट है, हमारा भी टारगेट है कि हम लोग सिर्फ़ 1 डिस्ट्रीब्यूटर, 4 लोग मिलके सिर्फ़ 1 डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा दें। 4 लोग मिलके सिर्फ़ 1, या हम लोग 4 लोग मिलके सिर्फ़ 2 कस्टमर बढ़ा दें। तो इस तरह से आप हर वीक देखेंगे आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। आप हर वीक देखेंगे आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स बढ़ रही है। तो रेगुलर बेसिस पे आपके बिज़नेस में ग्रोथ आती रहेगी, है ना? तो आत्म मंथन भी आपको करना है समय-समय पर कि आप बिज़नेस को वीकली बेसिस पे आप असेसमेंट कीजिए कि आपका बिज़नेस कहाँ जा रहा है और आप उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो जहाँ ले जाना चाहते हैं उस दिशा में जा भी रहा है या नहीं? और अगर नहीं जा रहा है तो आपको कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आपको भी अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको भी अपनी प्लानिंग में, अपने प्रोसेस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप वीकली बेसिस पे ये आत्म मंथन कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे ये आत्म मंथन कर सकते हैं, मंथ टू मंथ। और आप क्वार्टर टू क्वार्टर भी कर सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में इतना बिज़नेस हुआ था, इतना सीसी हुआ था, अगले क्वार्टर में इतना सीसी करना है, उसके पिछले क्वार्टर में कितना सीसी हुआ था, तो हमने कितने परसेंट की ग्रोथ की। आप देखिए हर बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस अपने इसकी ग्रोथ करने के लिए एक प्रोग्राम बनाता है। वो एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है जिसमें दिखाता है हमारा इतना प्रॉफ़िट हुआ, हमारा इतना हमने कैपेक्स किया, कैपिटल एक्सपेंशन किया, ये नई फैक्ट्री बैठाई, ये और नया लिया, ये नए लोगों को हायर किया, नई ज़मीन ली, नई फैक्ट्री बनाएँगे। तो आप देखेंगे कि वो क्रमशः ग्रो करती जा रही है। इसीलिए उसके शेयर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, है ना? तो आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है क्या? या आप सिर्फ़ कह रहे हैं हम तो टच करते हैं। देखिए, आपको फुट सोल्जर नहीं बने रहना है, आपको आगे चल के रथी और महारथी भी बनना है। मैनेजमेंट थ्योरी है
कि आप मतलब एक सिपाही होता है जो पैदल चलता है, फिर उसके बाद होता है घुड़सवार होता है, फिर उसके बाद रथी होता है, उसके बाद हाथी के बाद ऊपर सवार होता है, उसके बाद महारथी होता है। ऐसे अलग-अलग श्रेणी होती है सबकी। आप सिर्फ़ मतलब किसी मतलब मीटिंग में पॉलिटिकल मीटिंग में झंडा ढो के ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद करना चाहते हैं या बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप आगे तब बढ़ पाएँगे जब आप आकलन करेंगे कि आप अभी कहाँ हैं और आपको आगे चल के कहाँ जाना है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको सही इसमें से समझ में आई है। मैं एक रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। अपलाइन को इंट्रोड्यूस करते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको उसके अपलाइन के एक्सपीरियंस को यूज़ करना है। आपको प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानना है, अपलाइन के बारे में जानना है। आपको जिज्ञासा बनानी है सामने वाले के मन में, प्रॉस्पेक्ट के मन में अपलाइन के बारे में। पर्सनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। पर्सनल कनेक्शन जितना अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि वो हमारी बात को मानेगा। नाम, पोज़ीशन अपलाइन का हमें पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस, अचीवमेंट अपलाइन का पता होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट के साथ रिलेवेंट बात करनी है। मतलब जो उसको समझ में आए, उसके संदर्भ की बात हो, जो उसके मतलब की बात हो, वही आप उससे के साथ कीजिए। कनेक्शन को फैसिलिटेट करना है, दोनों को बात करानी है, प्रॉस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको सबमिट करना है, आपको समर्पण चाहिए। आत्मसमर्पण नहीं, समर्पण मतलब समर्पण भाव होना चाहिए। आप देखिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में भी समर्पण भाव होना चाहिए, एक भक्त और एक आराध्य के बीच में भी समर्पण भाव होना चाहिए। एक मतलब हर जगह पर समर्पण भाव नहीं होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। आपको जो कैब ड्राइवर जिस गाड़ी में बैठते हैं आप, आपका समर्पण होता है, आपको पता होता है कि ये मुझे सही जगह पर पहुँचा देगा, चीटिंगबाज़ी नहीं होगी मेरे साथ, है ना? तो समर्पण तो चाहिए, छोटे से छोटे काम में। आपके घर में काम वाली भी आती है तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे घर से कुछ नहीं चुराएगी। आपको पता है, तब आप उसे चाबी देकर जाते हैं कि हाँ, मेरा घर साफ कर देना। समर्पण तो हर चीज़ में चाहिए, लीडरशिप के लिए समर्पण चाहिए। और आप याद रखिए कि एक सिस्टम है कंपनी का, जिसमें प्रोडक्ट का सिस्टम अलग है, मार्केटिंग प्लान का सिस्टम अलग है, पे आउट का सिस्टम अलग है। ठीक उसी तरह से जैसे ये सारे सिस्टम अलग हैं, वैसे ही आपका काम अलग है, आपके अपलाइन का काम अलग है। आपको आपके काम के पैसे मिल रहे हैं, अपलाइन को अपलाइन के काम के पैसे मिल रहे हैं, तो कभी भी ये मत सोचिए कि अपलाइन को पैसे किस बात के मिल रहे हैं, अपलाइन तो कुछ नहीं कर रहा है, अपलाइन अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है, आप अपनी जगह पे अपना काम करिए। बिज़नेस समय निकलता जा रहा है, आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, तभी आपको लाइफ़ में जो भी आपको चाहिए वो मिल पाएगा। और आपको असेसमेंट करने की ज़रूरत है, समय-समय पर आकलन करने की ज़रूरत है, समय-समय पर अवलोकन करने की ज़रूरत है कि आप किस जगह पर हैं और आप किस जगह जाना चाहते हैं और आपके कार्य पद्धति में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं आप, जिससे कि आप जिस जगह पहुँचना चाहते हैं, उस जगह पर पहुँच पाएँ। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, उसको आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस जानकारी को जब आप अप्लाई करेंगे सही तरीके से, तभी आप इस बिज़नेस में आगे जा पाएँगे। किसी भी जानकारी को सिर्फ़ जान भर लेने से आप बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको उस जानकारी को जानकर आपको बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए आपको उसको अमल में लाना ज़रूरी है, उसको प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है, उसको कार्यान्वित करना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को कार्यान्वित करेंगे, वैसे ही आप इस बिज़नेस में आगे चले जाएँगे। तो यही कह के मैं आज के वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। रॉकिंग रेनेटस, अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। हैव अ नाइस डे।